बीए पार्ट सेकंड के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने हिंदी एकांकी के विकास से संबंधित व्याख्यान श्रृंखला जारी की थी, जिसके दो भाग व्याख्यान में मैंने आपको हिंदी एकांकी के उद्भव और उसके विकास का आज़ादी तक जो उसका विकास हुआ है उससे संबंधित अध्ययन करवाया गया था। स्मरण रूप में मैं आपको दोहरा दूं कि पहले के उन दोनों भाग में, व्याख्यान के मेरे दोनों भाग में, मैंने हिंदी एकांकी का आरंभ पूरी तरीके से पाश्चात्य नहीं व भारतीय परंपरा के अनुकूल उसका विकास शुरू हुआ था, जिसमें मैंने संस्कृत और प्राकृत साहित्य की भी चर्चा की थी, जिसमें व्यायोग, भाग, भाण, विधि, प्रहसन आदि समस्त उदाहरणों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि एकांकी पूरी तरीके से भारतीय प्राचीन साहित्य की परंपरा से जुड़ी हुई है, जो हमारे संस्कृत और प्राकृत साहित्य में देखने को मिलती है। उसके पश्चात मैंने आधुनिक हिंदी एकांकी से संबंधित व्याख्यान के अंतर्गत आपको विशेष रूप से 1930 से लेकर 1950 के तक हिंदी एकांकी का जो विकास हुआ उसकी चर्चा की थी, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, जो एक एकांकी के मील के स्तंभ माने जा सकते हैं, वहाँ से लेकर गणेश प्रसाद द्विवेदी तक, जिन पर अंग्रेजी एकांकी साहित्य का विशेष प्रभाव देखने को मिला था, वहाँ तक मैंने उस दूसरे व्याख्यान में आपको हिंदी एकांकी का विकास बताया था। आज तीसरे और अंतिम भाग में हिंदी एकांकी के विकास से संबंधित इस तीसरे भाग में मैं आज़ादी के पश्चात जो हिंदी एकांकी का विकास हुआ उससे संबंधित आपको अध्ययन करवाऊंगा। आज़ादी के बाद हिंदी एकांकी का जो विकास है वह बहुत तेज़ गति से हुआ था। जो प्रमुख, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रमुख एकांकीकार सामने आते हैं, पहले मैं उनके नामोल्लेख कर दूं, उसके पश्चात उस एकांकी की विषय वस्तु का विवेचन हम करेंगे। हिंदी स्वतंत्रता के बाद जो हिंदी एकांकी से संबंधित जो प्रमुख एकांकीकार हैं उनमें डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती शरण शर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीव, देवराज, दिनेश, राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। ऐसे सैकड़ों सफल एकांकीकारों की एक गणना है। मैंने कुछ प्रमुख उदाहरण नामोल्लेख आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब प्रश्न यह है कि इस एकांकी में क्या विविधता देखने को मिलती है। पहली बात तो यह कि जो पहले के एकांकीकारों ने जिन विषयों का चयन किया, विषय में मुझे कुछ ज़्यादा इसमें परिवर्तन नज़र नहीं आता है। विषय वही राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक आदि विषयों पर ही इन्होंने लिखा है, किंतु इनके कथानक की एक विशेष बात यह है कि जो एक परंपरागत ढांचे में ढला हुआ कथानक पहले में दिखाई देता है, वैसा चाहे कोई भी विषय हो वैसा एकांकी का कथानक दिखाई नहीं देता है। उस कथानक में हमें विविधता नजर आती है और उसके कथानक में शिल्प और रंगमंच के दृष्टिकोण से उसको इस तरह से गुम्फित किया गया है कि एकांकी अपने आप में एक परिपूर्ण एकांकी लगती है। एक विशेष तथ्य जो अंतर मुझे नज़र आता है पूर्व के जो अब तक के हिंदी एकांकी के विकास में और आज़ादी के बाद के हिंदी एकांकी के विकास में, वह अंतर है कि आज़ादी के बाद के जितने भी एकांकीकार हुए हैं उन्होंने जो हमारी वर्तमान दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं या मध्यम वर्ग की जो कुंठा, घुटन या ऊब या निराशा, त्रास या स्पष्ट शब्दों में कहें तो समकालीन जितनी भी समस्याएं हैं मध्यम वर्ग की, उस समस्या को एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों में विशेष रूप से ध्यान में लाने का प्रयास किया। तकनीक के दृष्टिकोण से देखें तो आज़ादी के बाद हिंदी एकांकी ने बहुत ज़्यादा विकास किया था। पूर्व के जितने भी कथानक हैं या जो तकनीक है उसमें एक बहुत कुछ परिवर्तन हमारे सामने नज़र आता है। जहाँ तक पूर्व एकांकियों का प्रश्न है
तो पूर्व कथा के अंतर्गत पात्र क्या होता था कि स्वयं जैसे अपना परिचय दे रहा हो, जबकि आधुनिक युग की जो एकांकी है उसमें हमें यह बात नजर नहीं आती है। रंगमंच के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो इतना अंतर नजर आता है कि वह सूचनाएं हमें स्वतः ही जैसे मिलने लग जाती है। देखिए, पुरानी एकांकी में एकांकी का मंचन तो होता था, जैसा कि मैं पहले विदित कर चुका हूँ कि एकांकी और नाटक एक ऐसी विधा है जो अन्य साहित्यिक विधाओं से भिन्न है। उसका कारण यह है कि ये दोनों विधाएं श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत आती है, जबकि हिंदी की अन्य विधाएं दोनों श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए हमें यह अंतर भी देखना पड़ेगा कि अब तक की एकांकियों में किस प्रकार से संगीत का या तकनीक का क्या एक विवेचन रहा है और उसमें क्या परिवर्तन आया था। जो प्राचीन एकांकी होती थी, यानी हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले तक की एकांकी, जब उसका मंचन हम देखते थे तो उसमें संगीत का प्रयोग हमें बहुत कम मिलता था। हर एक अस्वाभाविकता से बचने के लिए भाषा और संवाद आदि सभी क्षेत्रों में एकांकी में स्वाभाविकता लाने का भी कोशिश तो करते थे, किंतु आधुनिक एकांकीकारों ने उस कोशिश में विशेष सफलता प्राप्त की। एकांकी में आधुनिक जो एकांकी है उसमें विविधता, कलात्मकता और प्रौढ़ता सभी दृष्टियों से वह उन्नति करती हुई नजर आती है। एक अंतर जो सबसे बड़ा मुझे जो दिखाई देता वह है कि आधुनिक काल में हिंदी एकांकी में एक अलग ही स्वरूप उसका एक हमारे सामने नजर आया, और वह है रेडियो नाट्य एकांकी के रूप में। रेडियो नाट्य एकांकी जो थे वह टेक्निक की दृष्टिकोण से देखें तो मंच से वह थोड़ी सी भिन्न नजर आती है, तथापि हम उसे एकांकी का ही एक भेद कह सकते हैं। उन एकांकियों में विशेष रूप से हम देखते हैं जनता का जुड़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि रेडियो से एक भारतीय जो जनता है वह विशेष रूप से जुड़ी हुई रही थी, जिससे के कारण से वर्तमान जो सामाजिक समस्याएं हैं उससे एकांकियों के माध्यम से जनता परिचित हुई, और उसकी मुक्ति या एक नई जो शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका जो चित्र एकांकी में हमें नजर आता है वह एक नई जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करती है। दूसरी बात कि पुरानी जो एकांकियां हैं उसमें हम आदर्शवाद का दृष्टिकोण अधिक देखने को मिलता है, जबकि आधुनिक ढंग से लिखी गई एकांकियां, रेडियो नाट्य एकांकियां, उसमें यथार्थवाद का चित्रण हमें अधिक नजर आता है, और वह समाजवादी यथार्थवाद जिसमें व्यक्ति और समाज की जो समस्याएं हैं उसका हूबहू चित्रण और उसका समाधान, ये एक बहुत बड़ी देन हम आधुनिक हिंदी रेडियो नाट्य एकांकी की मान सकते हैं। और जिस मनोवैज्ञानिकता का चित्रण पुराने एकांकीकारों ने शुरू किया था, जैसे उपेंद्र नाथ अस्कर ने और गणेश प्रसाद द्विवेदी या उदय शंकर भट्ट आदि ने, उसका एक गहरा मनोविश्लेषणात्मक विवेचन अपनी एकांकियों में करने का श्रेय आधुनिक हिंदी एकांकीकारों को जाता है। यानी मनुष्य के अवचेतन मन की उलझी हुई जो संवेदनाएं हैं, जो कुंठाएं हैं, वो चित्र हमें इस एकांकी के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिससे मनुष्य उस उलझनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। एक अन्य तथ्य जो नजर आता है वह है कि रेडियो प्रहसन और झलकियां जो थी वह निश्चित रूप से संदेश तो देती थी जनता को, लेकिन साथ साथ में एक सबसे बड़ी देन है कि जो एकांकी है या साहित्यिक कोई विधा है उसका एक उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है। तो एकांकियों के माध्यम से हम यह तथ्य देखने को मिल जाता, जो आधुनिक एकांकी है उसके माध्यम से हमें यह तथ्य भी मिल जाता है कि वह पूरी तरीके से हमारा मनोरंजन भी करती है। वे समाज के गले सड़े अंगों पर व्यंग्य करती है, उसके प्रति हमारा आक्रोश व्यक्त करती है, और रेडियो और प्रहसन के माध्यम से नवीन एकांकी केवल एक ज्ञान की या संदेश की वस्तु नहीं, वह एक मनोरंजन के माध्यम में भी हमारे सामने आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल मनोरंजन की वस्तु है, उसमें गंभीर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हमें नजर आता है। तो कुल मिलाकर
स्वतंत्रता के पश्चात की जो हिंदी एकांकी है उसमें एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। उन हिंदी एकांकियों में अनेक अछूते विषय और नई समस्याओं और नवीन दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया गया, और उस दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत संपन्न बनाया। आज भी हिंदी का एकांकी साहित्य पर्याप्त मात्रा में अपनी उन्नति कर रहा है। विषय वस्तु की दृष्टिकोण से देखें तो वह अत्यंत व्यापक, और विचारों के दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत गंभीर हमें दिखाई देता है, और शैली के दृष्टिकोण से वह वैविध्यपूर्ण नजर आता है। और एक तथ्य जो हमें नजर आता है वह दृष्टिकोण में कि प्राचीन जो एकांकियाँ जिसमें गणेश प्रसाद द्विवेदी जहाँ तक समाप्त होते हैं, वहाँ उन्होंने पश्चिमी जो शैली थी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की, उसका पर्याप्त प्रभाव उन्होंने शुरू किया था। लेकिन आधुनिक हिंदी एकांकी जो आज़ादी के बाद है उसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पुराण की भी एक नई व्याख्या हमें दिखाई देती है। हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन के जितने भी हमारे पक्ष हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उसको व्यक्त करने में स्वतंत्रता के पश्चात की हिंदी एकांकी पूरी तरीके से सक्षम और समृद्ध है। और एकांकी के जितने भी भेद हैं जो आधुनिक काल में विकसित हुए थे, उन प्रचलित सभी भेदों, चाहे वह ध्वनि रूपक हो, चाहे वह संगीत रूपक हो, वह रेडियो प्रेषण हो, झलकी हो, मोनोलॉग हो या स्वगत नाट्य हो, इन सभी का विकास आधुनिक काल की हिंदी नाट्य एकांकी में हमें नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ी देन मान सकते हैं कि जितने भी भेदों के हम अंग एकांकी के मिलते हैं आधुनिक काल में, वैसा साहित्य की किसी अन्य विधा में देखने को नहीं मिलता है। यह इतर बात है कि जितना एक प्रसिद्धि कहानी को या उपन्यास को मिली थी, उतनी प्रसिद्धि हिंदी नाट्य एकांकी को नहीं मिल पाई। यह कह सकते हैं कि हमारे जो समीक्षक है या जो आलोचक है उनके द्वारा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आशा करते हैं कि इस विषय पर वे ध्यान देंगे और हिंदी एकांकी साहित्य की जो प्रगति हुई आज़ादी के बाद, उस पर कोई समीक्षात्मक, आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित करेंगे और उसके साथ न्याय किया जाएगा। विद्वान पाठकों और समीक्षकों के द्वारा जो एकांकीकारों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कारण से अपेक्षित प्रोत्साहन भी नहीं मिला, क्योंकि जब तक उस किसी भी कृति की रचना का मूल्यांकन नहीं होता है तो एक जो रचनाकार होता है उसके मन में भी यह खटकती रहती है कि जो एक समीक्षा मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल पाई। इस निराशा से समीक्षक उसे एकांकीकारों को उभारने का प्रयास करेंगे, और जितनी चर्चा कहानी और कविता की या उपन्यास की आधुनिक काल में या आज़ादी की बात की जाती है, उतनी एकांकियों की बिल्कुल नहीं की जाती है। यह बड़े दुख की बात मानी जा सकती है। जबकि मैंने आपको कहा कि उपलब्धियों के दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत बड़ी देन ध्वनि रूपक, संगीत रूपक, रेडियो प्रेषण, झलकी, मोनोलॉग के रूप में जो हमें दिखाई देता है, यह एक बहुत बड़ी देन मानी जा सकती है। उसके बावजूद भी इसकी उपेक्षा होना यह अत्यंत शोचनीय विषय माना जा सकता है। इसलिए आधुनिक हिंदी एकांकी अपनी उपलब्धियों के दृष्टिकोण से, अपनी नए व्यापक रूप के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम यह आशा कर सकते हैं कि हिंदी के सभी समीक्षक स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी नाट्य एकांकी पर अपना शोध निश्चित रूप से प्रकाशित करेंगे और एकांकियों के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद।